ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं जो मैंने कल आपको कराया था ना इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। तो करो इस क्वेश्चन को ट्राई एक बार, फिर करते हैं सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेट कांस्टेंट निकालो। रेट कांस्टेंट मतलब के निकालो। एक्सपेरिमेंट 1 किया, टाइम 0 से शुरू हुआ, क्या मतलब? देखो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना इस बात को। आपके पास ये रिएक्शन है SO2 Cl2, डिसोशिएट हुई, डिकम्पोजिशन हुई, मतलब इसके अंदर Cl2 के अंदर। आप मुझे एक बात बताओ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो ये प्रेशर दिया है 0.4, ये किसका है? SO2 Cl2 का है, SO2 का है, या Cl2 का है, या इस पूरी कप सब का है? किसका है ये? हाँ बेटा पूरे का भैया। पूरे का। बिल्कुल गलत जवाब है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे का हो सकता है? जब टाइम टू इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या SO2 Cl2 SO2 और Cl2 में टूटा होगा? भैया रिएक्टेंट का, सॉरी रिएक्टेंट का। फिर तो ये जो प्रेशर है ये किसका है आपका? यहां पर P नोट कितना हो जाएगा आपका? 0.4। यही गलती करोगे। टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे। मुझे ये बताओ, जो ये 0.7 है ये किसका है? ये 0.7 यहां लिखूं, 0.7 यहां लिखूं, यहां लिखूं, या इस पूरे का है? ये पूरा किसका बेटा? भैया 100 पे पूरे का होगा शायद। ये 100 पूरे का है क्योंकि उस कंटेनर के अंदर इस टाइम SO2 Cl2 भी है, SO2 भी और Cl2। अब एक बात बताओ, शुरुआत में ध्यान सुनना, शुरुआत में सिर्फ एक बच्चा क्लास के अंदर था, उसने शोर नहीं मचाया था। जो टोटल प्रेशर था वो किसके बराबर था? उसी एक बच्चे का था। उसके बाद मान लो उसके अंदर कुछ दो बच्चे आ गए और अब शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो अब किसकी वजह से? उन तीनों की वजह से, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे वो दोनों प्रोडक्ट हो, उन तीनों की वजह से है। तो यहां पर जो पीटी है, ध्यान सुनो, पीटी कैसे निकाला था हमने? पी नोट माइनस पी, और ये क्या था हमारा? सॉरी, ये कितना हो जाएगा हमारा? पी नोट, इसमें से कुछ घटेगा पी और कुछ घटेगा, तो ये भी पी बनेगा, ये भी पी बनेगा। तो इन सब का सम है ना बेटा, इन सब का सम मतलब टोटल प्रेशर कितने इक्वल होगा आपका? पी नोट माइनस पी प्लस, इन दोनों को कर रहा हूं मैं, पी प्लस पी। कितना है मेरे पास आंसर? पीटी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब जो ये पीटी है बेटा, ये वैल्यू दे रखी है आपको 0.7, सर प्लस भी आएगा। सॉरी प्लस पी आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहां से आंसर? पीटी की वैल्यू कितनी है? 0.7। पी नोट कितना दे रखा है? 0.4। तो बताओ पी कितना आएगा यहां से? 0.7 माइनस 0.4, कितना आंसर आया आपका? 0.3। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आपका फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोग। शुरुआत में पी नोट बाई पी नोट माइनस पी, ये फॉर्मूला था अगर याद हो तो आपको। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कितना बन जाएगा? 2.303। टाइम कितना है? 100 लोग। पी नोट कितना शुरुआत में कितना था? 0.4। तो 0.4 माइनस पी, पी कितना आया? 0.3। कितना बचेगा आंसर? लोग 0.4 बचे, क्या बचेगा आपका? 0.4 बाय 0.1 बचेगा। तो कितना बचेगा? सिर्फ लोग 4। लोग 4 की वैल्यू दे रखी है आपको। लोग 4 बचेगा बेटा। लोग 4 की वैल्यू कितनी है? 0.6021। बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा? बताओ के का आंसर क्या है? के की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताओ। क्या यहां से मेरे पास आंसर ये आएगा? 0.01386 ये आ जाएगा मेरे पास। यूनिट क्या होगी इसकी? सेकंड इनवर्स। टाइम किसमें? देखो सेकंड में, इस वजह से। बोलो बेटा जी हो जाएगा कि नहीं होगा? भैया किसी लोग में डिवाइड में आपने पी नोट माइनस पी लिया है, हाँ, तो भैया वहां माइनस क्यों लिया आप बताना इसका।
अरे बेटा पीटी एक तो बात, पी नॉट अच्छा प्लस एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि हमारा फॉर्मूला क्या होता था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोग। भाई इनिशियल प्रेशर कितना था, रिएक्टेंट का कितना प्रेशर आपका, और फाइनली कितना होगा, तो यही तो आएगा आपका। भाई आप क्या लिखते थे यहाँ पर, याद आपको, ए हाँ नोट भैया। माइन ए नोट क्या लिखते थे यहाँ पर, ए नोट ए टी लिखते थे। हाँ जी। इस ए टी को रिप्लेस करके क्या लिखते थे यहाँ पर, ए नोट माइनस एक्स लिखते थे। तो यही तो एक्स। लिख रहा हूँ मैं भी, तो अभी यही लिख रहा हूँ, पी नोट लिख रहा हूँ ए नोट की जगह, और एक्स की जगह क्या लिख रहा हूँ, पी। ठीक है भैया। नहीं समझ आया, किसी को डाउट हो तो बोलो, अभी भी किसी को डाउट हो पूछ लो, कोई बात नहीं, पूछो। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करो, इसका आंसर आप लोग बताओगे, जल्दी से बताओ लेकिन। 0.036। एक सेकंड बेटा चेक करता हूँ मुझे, आप बताओ क्या आंसर है। 0.0036। हाँ यही है, ठीक है। देखो इधर ध्यान से सुनना, दोबारा फिर देख लो, इसका जो फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2.303 है ना जो बेटा आपका, यहाँ पर t, यहाँ पर जो प्रेशर है ना इनिशियल पी नोट, और यहाँ पर क्या है पी, ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या है पीटी, ये पी नोट जो शुरुआत का प्रेशर है ये आपका SO2Cl2 का है, और ये पीटी किसका है आपका, हाँ भाई ये पीटी किसका है, ये फाइनल प्रेशर है किसका, SO2Cl2 का ही, और SO2Cl2 का फाइनल प्रेशर कितना, यही तो है पीटी, इसलिए रखा मैंने यहां पर ये। अब देखो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्या करें, यहां पर वही लगाएं, शुरुआत में क्या C2H6 C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड से क्या बना आपका इथीन, और बाहर क्या निकल गया आपका HCl। शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 पे पी नोट की वैल्यू कितनी है आपकी 0.3 ATM, टाइम t इक्वल टू 300 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, ये पी नोट माइनस पी, और ये कितना घटेगा, ये भी कितना बनेगा पी और पी। अब मुझे बताओ टोटल प्रेशर कितना है आपका, टोटल सिस्टम का प्रेशर कितना टोटल आपका, पी नोट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, कितना बचेगा आपका पीटी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी नोट प्लस पी। अब यहां से पी की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा पीटी माइनस पी नोट, पीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो ये 0.50, पी नोट पी की वैल्यू कितनी, पी नोट की वैल्यू कितनी है 0.30, कितना आएगा पी की वैल्यू 0.2, बस अब फॉर्मूले में पुट करो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है, यहां से यहां का चेंज होने का 300 का लोग, इनिशियल कितना था इसका 0.3, फाइनल कितना था 0.2, डेसिमल से डेसिमल, सॉरी गलत कर दिया रुक जाओ, कितना हो जाएगा पी नोट माइनस, लिख देता हूं दोबारा से, पी नोट माइनस पी, कितना आएगा मेरा पास यहां से k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 300 लोग, पी नोट की वैल्यू कितनी है मेरी 0.3, पी नोट की वैल्यू 0.3 माइनस 0.20, कितना आएगा मेरे पास यहां से आंसर 2.303 अपॉन 300 इंटू लॉग 0.3 बाय 0.1, यही सॉल्व कर देता हूं, डेसिमल से डेसिमल गया log 3, log 3 की वैल्यू देखो दे रखी है आपको, तो आपको एग्जाम में ना log टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर किसी को ये लगता है ना log टेबल हमें सीखनी है सिखा दूंगा, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। रेयरली किसी एक्सपेरिमेंट में जरूरत पड़ती है, रेयरली कहां पर, जहां एंटी लॉग निकालना होगा, और आपके प्रीवियस ईयर में एंटी लॉग निकालना आया हुआ है, लेकिन उसकी टेबल के बगैर वो वैल्यूज निकाल नहीं सकते, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, जितनी बार भी आया टेबल आपको प्रोवाइड करेंगे नहीं, एंटी लॉग की वैल्यू दी नहीं जाती, तो आपको लास्ट में वहीं तक छोड़ना पड़ता है, मजबूरी है आपकी, फिर आधा नंबर वो काट लेते हैं, वो पता नहीं किस लिए काटते हैं, समझ मेरे को भी नहीं आया आज तक। तो log 3 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.4771, इसे सॉल्व करो आंसर निकालो, कितना आएगा 2.303 इंटू 0.4771 डिवाइड बाय 300, यह आएगा आपका 0.00366 सेकेंड इनवर्स, के की यूनिट, इसको आप चाहो तो बेहतरीन तरीके से 3.66 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो। बताओ किसी बच्चे को डाउट है तो यहां तक जल्दी से बताओ बेटा, फिर हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, कोलिजन थ्योरी वाला क्वेश्चन रह जाएंगे, बाकी हमारा ये लगभग हिस्सा खत्म हो जाएगा हमारा। बोलो बेटा, चले आगे, रीवा, सागर,
इस क्वेश्चन को देखो, बताओ जल्दी से मुझे इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट कैसे करोगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, कैसे बताया था, किन्हीं भी दो रिएक्शन को ले लो जिनमें वैल्यूज सेम है, अब वैल्यूज तो सेम है नहीं, कैसे निकालोगे। अभी तक आपको जब भी क्वेश्चन आया है, अगर आपको आइडिया हो बेटा, अभी तक जब भी क्वेश्चन मैंने दिया हमेशा दो रिएक्टेंट होते थे, अगर आपको आइडिया हो तो। जब भी क्वेश्चन मैंने अभी अब तक आपको दिया है, नहीं मेरे पास अभी वो स्लाइड नहीं है, अभी तक जब भी हमने क्वेश्चन करे हमेशा दो रिएक्टेंट होते थे। ये क्वेश्चन है जब हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट दे रखा हो, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो तरीका वही है। क्या बनता है हमारा, इस रिएक्शन के लिए मुझे बताओ रेट लॉ कैसे लिखूंगा, रेट लॉ तो लिखवाओगे, आर इज इक्वल टू किस पे डिपेंड करेगा, के कांस्टेंट N2O5, इसकी वैल्यू पता नहीं अल्फा होगी, ऐसे लिखते थे। हाँ भाई बताओ, बोलो भैया भाई, ऐसे लिखते थे। किसी भी दो रिएक्शन का उठा लो रेट, किसी भी जो आपका मन कर रहे हो, जो आपका मन कर रहा हो बताओ। सेकंड थर्ड को ले लेते हैं भैया। ठीक है, ये लो रेट बताओ, R1 कितना था, रेट वन आर सेकंड बताओ रेट कितना था, R2 का कितना, R2 इज इक्वल टू के N2O5 की वैल्यू पुट करें, बताओ रेट कितना, 25 इंटू 10 टू पावर -5 इज इक्वल टू के N2O5 की कंसंट्रेशन कितनी, 0.84 इंटू 10 टू पावर -2, ये आपका रेट 2 हो गया ना, और रेट 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, 18 इंटू 10 टू पावर -5 इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है इसकी, 0.62 इंटू 10 टू पावर -2, इस डिवाइड कर दें इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दें, क्या बनेगा मेरे पास, करूं डिवाइड, ये लो, और यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, तो क्या बन जाएगा मेरे यहाँ से 25 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाई 18 इंटू 10 पावर -3 है, -5 है, 5 है सॉरी, -5 इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या ऐसे लिखा जा सकता है मुझे ये बताओ, बोलो भाई, क्या हाँ ऐसे लिखा, भैया कैंसिल आउट, कितना बचेगा 25/18 इज इक्वल टू के से के गया, क्या बचा हमारा 0 पॉइंट, सिंपली तो 0.84 अपॉन 0.6, बताओ क्या आएगा, कोई कैंसिल आउट वैल्यूज बन रही है वैसे मुझे ये बताओ, भैया 6-2 था। 6 क्या था, 6.2 था सॉरी, हाँ भैया करो कुछ, कुछ कैंसिल आउट हो रही है, कुछ वैल्यूज आ रही है कुछ नजदीक से, अजीब सी वैल्यूज आ 84 रही और है, 84 और 62 तो हो जाएगा भैया। कितने में जाएगा 20 42 पे और 31 पे, ये आएगा ना, आ रही कुछ वैल्यूज, हाँ भैया कितनी आ रही है, नहीं भैया पॉइंट में कर। हम्म, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, इसकी अल्फा की वैल्यू इतनी आसान नहीं है निकालनी, और ना निकलेगी, इसे आपको इनडायरेक्ट तरीके से करना पड़ेगा, आपने इसे डिवाइड करके देखना, इसकी वैल्यू आ रही है आपको, जब इसे आप डिवाइड करोगे ना, इसकी वैल्यू आ रही है 25 डिवाइडेड बाई 18 आ रहा है आपका 1.38, ध्यान सुना 1.38 आ रहा है, और जब आप 42 डिवाइडेड बाय लेते हैं 1.35 भैया। 1.35 आ रहा है, तो इसे अप्रोक्सीमेटली आप 1.3 भी लेके अगर इसे करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, ये लगभग वैल्यू वही आ जाए, तो इसको वैल्यू क्या रखें भाई, इसकी वैल्यू क्या रखें ताकि यही वैल्यू आ जाए एज इट इज, तो इसे 1 रखना पड़ेगा, देखो अप्रोक्सीमेट है ये, एग्जैक्ट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है,
इसका जो आंसर दे रखा है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 दे रखा है, और 1 इसका आंसर तभी बन सकता है जब ये ऐसे हो, और इसका और कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पिछले साल भी एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो मुझे ध्यान है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। तो इसका आप क्या बोलोगे यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपका यहाँ पर, 1 ले लेंगे, क्या बेटा, 1 कर लेंगे अप्रोक्स लेके। हाँ अप्रोक्सीमेट लेके ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, मैंने चेक किया था पिछले साल भी, मैंने ये कंसल्ट भी किया था एक दो टीचर से, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो रेट क्या निकालोगे आप यहाँ से, के की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोई भी रेट और कोई भी कंसंट्रेशन की वैल्यू ले लो यहाँ पर, रेट कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे रेट कितना है 18 इंटू 10⁵ -5, के की वैल्यू निकालनी है, N2 की कंसंट्रेशन है 0.62 इंटू 10⁻² तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0.18 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाय 0.62 इंटू 10⁻²। सॉल्व करना, इसे आंसर बताओ कितना आएगा, $29.032 कितना आ जाएगा ये हमारे पास 10⁻³ हो जाएगा। ये आपकी के की वैल्यू, यूनिट क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट तो सेकंड इनवर्स, ठीक है बेटा, हो जाएगा। हाँ भैया। अब तो रेट ला कैसे निकालोगे, रेट ला तो मैंने लिख ही रखा ऊपर, ये लो रेट ला, ये रेट लाई तो है, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जब आप एग्जाम में बैठो तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते तो ऐसे भी सोचना पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहा हूं साथ के साथ, ताकि बाद में जब आप खुद करने बैठो तो एकदम से अटक ना खड़े ना हो जाओ। आप प्रीवियस ईयर करने लगते हो दिसंबर में, दिसंबर छोड़ो जनवरी में जाके, जब फिजिक्स भी हो जाती है, मैथ भी हो जाती है, सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, फिर वो ना ले तो आते हो, परचेज तो कर लेते हो मार्केट से, सॉल्व कोई नहीं करता है, वो एज इट इज बनने लग जाता है, अगले साल पास ऑन होती रहती है वो। अब भी शुरुआत करने लग जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, अब इस बार का सैंपल पेपर और पिछले साल का सैंपल पेपर सेम होगा। अब ये वेट करो कि हम तो दिसंबर में जाके लेके आएंगे जी सैंपल पेपर, क्यों लेके आओगे जब इस साल हुआ ही नहीं, है ना। इसलिए कहता हूं बेटा इस क्वेश्चन को देखो, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, बताओ, इसने खुद बोला ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। भैया बता दो, नहीं करने की कोशिश करता। रिया बेटा आपका आंसर आया, रिया हाँ बेटा रिया आंसर आया आपका, क्या भैया? आंसर आया बेटा आपका, ये बताओ मुझे। ये सबसे फर्स्ट लेक्चर है बेटा, जो सबसे शुरुआत में सिखाया था रेट निकालना, भूल के लगता है। देखो कैसे करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या, रेट ला ये लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के NH3, मुझे बताओ बेटा क्या ये लिखा जा सकता है कि पावर 0, क्या ये लिखा जाएगा, मुझे बताओ, अगर जीरो ऑर्डर उसने बोल दिया है तो आप 0 पुट कर दोगे यहां पर। हाँ भैया। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी की पावर 0 के क्या मतलब होता है, रेट किसके बराबर हो जाए, के बराबर हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, के की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट तो आपका ऐसे निकला, लेकिन क्या हमसे रेट पूछा उसने, बिल्कुल भी नहीं पूछा, उसने हमसे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछी, ये क्या है लिख लो इसे चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकला हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछी उसने हमसे, उसने हमसे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा बेटा, उसने हमसे क्या पूछा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कितना प्रोड्यूस होगा। अब मुझे एक बात, रेट किसके इक्वल होता है, डिफरेंशियल याद है, माइनस डेल्टा, या डी की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं इसे, 1/1 dN2/dt, क्या ये लिख सकते हैं इसे, स्टोइकोमेट्रिक चेक करो इसकी कितनी है, इज इक्वल टू, हाँ भैया। माइनस नहीं लिखेंगे प्लस लिखेंगे गधो, प्लस प्रोडक्ट है प्लस 1/3 DH2, हाँ और भर देते हैं साथ के साथ, क्या ये लिखा जाएगा इसके लिए। अब मुझे बता रेट की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁴, क्या DN2 इसी के बराबर ना हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रोडक्शन तो इसी के बराबर ना हो जाएगा, ये बताओ मुझे, मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
और DH2 कितना हो जाएगा, DH2/dt किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू DN2/dt हो जाएगा, या और क्या लिख सकते हो 3 इंटू हाँ रेट, भैया तो रेट कितना हो जाएगा, रेट कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सॉल्व करो कितना हो जाएगा ये, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत करते हो यार तुम लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी तुम, मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक एक क्वेश्चन ट्राई करा रहा हूँ, पकड़ पकड़े बच्चों की तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, रोज डेली 2 या 3 क्वेश्चन कर पाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं करा पाता, लेकिन कम से कम सेटिस्फेक्शन इतनी हो जाती है कि हाँ भाई कराए थे इन्हें प्रीवियस ईयर। पेन लो बेटा, थोड़ा सा पेन लो, हो जाएगा इतना, हो जाएगा। हाँ भैया किसे समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ, जिसे समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो एक बार, फिर दे रहा हूँ टाइम, जिसे समझ में नहीं आया बेटा फिर पूछ लो एक बार, बोलो। बोलो बेटा पड़ेगा, बाकी ये सिलेबस से हटी हुई है कोलिजन थ्योरी, लेकिन मैं करवाऊंगा इसे भी, करा लगे याद कर लेते हैं इसे, फिर कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा जब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस थ्योरी ने सिंपल क्या बोला आपको कि जो N2 है, मतलब जो रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, सिर से सिर भिड़ते हैं, ठीक है ना, सिर से सिर भिड़ते हैं उनके मतलब, और तब जाके क्या होता है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसने सिंपली क्या बोला, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है बेटा, उसने इन्हें क्या कंसीडर किया, एज ए हार्ड स्फीयर, इन्होंने रिएक्टेंट स्फीयर को क्या कैसे कंसीडर किया, एज ए हार्ड स्फीयर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कंप्रेस नहीं किया आपस में टकराएंगे पिचक जाएंगे, पिचकेंगे नहीं, समझे मेरी बात, कि वो हार्ड स्फीयर है। दूसरी बात इसने बोला फॉर ए रिएक्शन टू बी टेक्स प्लेस, कोलिजन होना जरूरी है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर अगर हार्ड स्फीयर मतलब रिएक्टेंट का कोलिजन नहीं हो रहा, इसने बोला अगर कोलिजन नहीं हुआ ना, तो बात ऐसी है सर, अगर कोलिजन नहीं हो रहा मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही, बात समझ में आई, बोलो जल्दी से, बात समझ में आई। फिर इसने बोला कि जो रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ कोलिजन पे डिपेंड कर रही है, कि कितने कोलिजन हो रहे हैं। लेकिन हमने क्या देखा, कोलिजन थ्योरी ने बोला कि अगर 4 बंदों के कोलिजन हो रहे हैं ना, तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर 4 रिएक्टेंट्स मिलके कोलिजन कोलाइड करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए, 4, कितना होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कितना होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए, 4, लेकिन ऐसा मिला नहीं जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया। तो फिर इसके बाद कंसेप्ट दिया गया, ध्यान रखना, फिर कंसेप्ट दिया गया इफेक्टिव कोलिजन का। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब इसने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा सिर, तो हर बंदा भिड़ा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बंदा सिर भिड़ाने वाला रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा हो। जैसे एग्जांपल हो तो कई बार 4-5 बच्चों की लड़ाई होती है, तो लड़ाई तो सिर्फ 2 की होती है, बाकी तो सिर्फ ना एक आधे तो मजे लेने वाले होते हैं ना ऐसा, जो कुछ नहीं हाथ दिखाएंगे हाँ हम खड़े हैं, लेकिन कभी टच भी नहीं करेंगे दूसरे को, मतलब साथ नहीं देंगे, बस हाँ खड़े रहेंगे, मतलब आग, मतलब पानी में तेल डाल देंगे, आग लगा देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे कुछ भी। हाँ बेटा, पानी में आग लगा सकते हैं और बाकी कुछ नहीं करेंगे, तेल डालेंगे और ज्यादा तेल डालते रहेंगे। बोलो बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसने बोला सिर्फ वही रिएक्टेंट को काउंट करेंगे जिन्होंने कोलाइड एक्चुअली किया। अब पता कैसे चले एक्चुअली किसने किया, इसने बोला कि वो रिएक्टेंट जिनके पास कम से कम मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक कंसेप्ट आया कि इसने बोला किसी भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जैसे आप कुरकुरे का पैकेट लेने जाते हो, 10 रुपए कुरकुरे का पैकेट है, मैं मुझे बताओ, मैं आपको अगर 10 रुपए की बजाय मैं आपको 5 रुपए दे दूं, क्या आप कुरकुरे का पैकेट लेके आ सकते हो, मुझे ये बताओ। अगर आपको किसी को हल्का सा आइडिया, तो पिछले साल ऐसा ही एक इफेक्ट था हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पर भी हम पढ़े थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कुछ ऐसे याद है, कुछ थोड़ा बहुत है, कुछ आइडिया हाँ सुना कुछ ऐसा। तो इसने बोला कि वो हाँ रिएक्टेंट भैया जिनके पास कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, क्या हो, कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो। अगर इसे मैं ग्राफ से समझाऊं तो ग्राफ का मतलब ये बेटा, अगर ये ग्राफ है, इधर मेरी अगर एनर्जी है, ठीक है, और इधर रिएक्शन प्रोग्रेस में चल रही है आपकी, तो इसने बोला कि अगर मान लो ये एनर्जी, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब ये एनर्जी बैरियर आपका, और इधर कोई आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अगर इधर कोई आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो इसने बोला कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब यहां तक जाना पड़ेगा जब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब ये वाली एनर्जी क्या कहलाएगी आपकी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या कहलाएगी आपकी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात समझ में बेटा ये नहीं आई। तो सिंपल इसने बोला कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल काउंट होंगे कोलिजन में जिन्होंने एक्चुअली, या जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी थी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई।
ये बात क्लियर हुई भाई? सिंपल सी बात है, इसने बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कितने बच्चे लड़ाई कर रहे थे, वो डिपेंड करेगा जिन्होंने एक्चुअली अपने सिर भिड़ाए हैं, जिनके पास एक्चुअली एनर्जी थी। ये नहीं है कि आस पड़ोस पड़ोसी मतलब 5वीं क्लास का बच्चा कोई जा रहा है, उसको ही पकड़ लिया, जा भाई तू बीड़ दिखा दे। बीड़ में बीड़ इकट्ठी नहीं होगी, जिन्होंने सिर भिड़ाए अपने, मतलब जिन्होंने एक्चुअली कोलाइड किया, मतलब जिनके पास एक्चुअली थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल काउंट होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात? बोलो बेटा, क्लियर बोलो। भी है। क्लियर? तो एक बार अब जल्दी से एक बार दोबारा कनेक्ट कर लो, क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है। करें शुरू बेटा? हाँ तो देखो, तो इसने सिंपली ये बोला कि जो रेट है ना, ध्यान से सुनो, अभी तक हम रेट किसके बराबर पढ़ते थे? के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर अल्फा, इसके बराबर पढ़ते थे बेटा, यही पढ़ते थे। इसने एक अपनी अलग ही कहानी दी एक्सपेरिमेंट। इसने बोला देखो सर आप ऐसे निकालोगे रेट, कैसे निकालोगे? रेट इज इक्वल टू जेड इंटू एफ। क्या? जेड इंटू एफ। अब z के बारे में इसने क्या बताया भाई? z जो है ना वो आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है कि कितने एक सेकंड में, मतलब आप सिंपली बोल सकते हो एक सेकंड में कितने बंदे आपके इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, एक सेकंड में कितने बंदे आपके इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हो। क्या कहलाएगी आपकी? द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सिंपल ये है, कोई आपसे नहीं पूछता, ध्यान रखना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कभी कभार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, बाकी कभी इसके बारे में कभी कुछ नहीं पूछा गया, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। तो कैसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से क्या न्यूमेरिकल बनेगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता यहाँ से, ठीक है? ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट बता रहा हूँ, इतनी जरूरत रिक्वायरमेंट है नहीं। फिर ये एफ क्या है? एफ ये एक फैक्टर है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। वो फ्रैक्शन ऑफ मतलब 100 मॉलिक्यूल थे, 100 में से जो टेक पार्ट किया वो 20 ने किया, मतलब सिर्फ 100 मॉलिक्यूल थे। ध्यान सुनो, लड़ाई करने तो आए 100 बंदे, लेकिन जो एनर्जी थी लड़ने के लिए, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा थी वो सिर्फ 20 के पास थी। उनको कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। और वो वैल्यू केमिस्ट्री में कैसे निकालते हैं? उसका एक फॉर्मूला होता है, ई रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई रेज टू द पावर ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए क्या, कोई आपसे पूछे ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। बताऊंगा क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी भी। अपॉन आर टी, आर वही आपका गैस कॉन्स्टेंट, टी आपका टेम्परेचर। तो आपका रेट क्या बन गया? जेड डॉट ई ए अपॉन आर टी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये कंप्लीट अभी भी नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, जब कोलिजन थ्योरी ने कंसेप्ट दिया तो इसके बाद फिर एक कंसेप्ट आया प्रोबेबिलिटी का, कि जरूरी थोड़ी फिर भी सारे, मान लो हो सकता है कि 1000 मॉलिक्यूल, 1000 में से 20 के पास पैसे हों। जैसे एग्जांपल देता हूं, क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चों के 100 में से सिर्फ 50 बच्चों के पास, 50 से लगा लो 40 बच्चों के पास क्या है? कुरकुरे लेने के पैसे हैं। लेकिन जरूरी है 40 के 40 बच्चे कुरकुरे खरीदने जाएं? हाँ भाई, क्या जरूरी है? पैसे तो मेरे पास भी है कुरकुरे के, मैं तो नहीं खरीदता। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है फास्ट फूड के पैसे होने के बाद भी फिर भी वो फास्ट फूड खाए? तो इसने फिर एक कंसेप्ट दिया नहीं भैया। प्रोबेबिलिटी का, ओरिएंटेशन फैक्टर का, कि फिर यहां पर एक कंसेप्ट लगाया प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि हो सकता है उसके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो, मतलब एनर्जी है लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं है कि टकरा सके। तो इसने एक फैक्टर जोड़ दिया इसके साथ, क्या? आर इज इक्वल टू पी डॉट जेड डॉट ई। ये एक पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है जो। अब देखो इफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन मैंने बता दिया, द कोलिजन विच एक्चुअली प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट्स, कि वो कोलिजन जिससे प्रोडक्ट्स निकलने, प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, वो क्या कहलाएगा आपका? इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहलाएगा आपका? इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कि एक सेकंड में एक सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक सेकंड और एक सीसी के अंदर कितने कोलिजन होते हैं एक छोटे से क्यूब के अंदर। मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूं कि मतलब एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन होते हैं, वही क्या कहलाएगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर आपको याद हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर कंडक्टिविटी जो डिफाइंड थी वो पर, हाँ भाई, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइंड थी, पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइंड थी। सेम उसी तरीके से ही आपको अब ये दो डेफिनेशन आते हैं, इन्हें समझते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ मतलब